बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ कैल्विन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को वन शॉट में। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे बेसिस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, यानी जो सब्सटेंसेस जिसकी मदद से हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। यदि हमें कोई दे दे ये क्या है तो हम बता दें कि अच्छा ये एसिड होगा या बेस होगा, तो हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम इसमें बात करने वाले हैं सॉल्ट की, जैसे हम NaCl की बात करेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड जिसे आप कहते हैं उसकी बात करेंगे। फिर हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम वॉशिंग सोडा की बात करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP की भी बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हम एक ही वन शॉट में जो है एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों चीजों को बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर एसिड्स की, कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स आर दो substances which turn blue litmus to red, यानी आपके पास कोई ब्लू लिटमस पेपर होगा, उसको यदि वो रेड लिटमस में यानी रेड कलर में चेंज कर दे। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। ये कोई भी सब्सटेंस लेट से हमें पता नहीं है अभी क्या प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, और इसके अंदर हम क्या डाल दें? एक ब्लू लिटमस पेपर डाल दें। और फिर हो क्या? ये ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाए? रेड कलर में चेंज हो जाए, चेंजेस टू रेड कलर। तो हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या कह देंगे? एसिड कह देंगे। क्लियर है? तो सिंपली यदि हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर और वो रेड कलर का हो जाए, तो हम उस सब्सटेंस को कह सकते हैं कि वो एक एसिड है, ठीक है। जो ये एसिड वर्ड है ये कहां से आया है? ये एक क्या है? लैटिन वर्ड है जो डिराइव हुआ है एसिडस से, जिसका मतलब होता है सोर। सोर मतलब खट्टा, ठीक है। तो जो एसिड्स होंगे वो कैसे होंगे? सोर इन टेस्ट होंगे, यानी टेस्ट में खट्टे होंगे। जैसे यहां पर आपको एक बीकर में दिखा रखा है, क्या है? HCl। HCl क्या होता है? एक एसिड होता है। HCl इज अ एसिड, ठीक बात है बच्चों। चलो क्लियर है? चलिए आगे। अब इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सोर टेस्ट, यानी इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ऑलमोस्ट ऑल एसिडिक सब्सटेंसेस हैव अ सोर टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं एसिड्स। दूसरी बात, लिटमस पेपर पे कैसा कलर आएगा? यदि लिटमस पेपर है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है बात? यदि हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? एक तरह का इंडिकेटर होता है, जिसके बारे में हम अभी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि इंडिकेटर क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि इंडिकेटर्स है ये एक तरह का मिथाइल ऑरेंज, जो हमें ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा। तो क्या होगा इसका? जब हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में, तो वो मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा? रेड कलर का कर देगा, यानी सॉल्यूशन आपका रेड कलर का हो जाएगा। आगे ऐसे ही फिनोफ्थलीन भी होता है, वो भी एक इंडिकेटर होता है। तो इसी फिनोफ्थलीन को यदि हम एसिड के अंदर डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, यानी कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर है बात? आगे हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि जो एसिड्स होते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाते हैं, ठीक है बात। अगला, कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी मोस्ट एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन, यानी आपकी स्किन के ऊपर यदि थोड़ा भी एसिड गिर जाए तो आपको जलन होने लगेगी, उस जगह रेडिश हो जाएगा। तो क्या होते हैं? कोरोसिव नेचर के होते हैं। कौन? एसिड्स, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? क्या रिएक्शन से एसिड शो करते हैं जनरली? तो सबसे पहली बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। मेटल के साथ कैसी रिएक्शन शो करते हैं? When acid reacts with a metal, जब एसिड, कोई भी एसिड होगा, वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेगा। जैसे कि यहाँ पर जिंक है, क्या है? ये एक मेटल है। मैग्नीशियम है, मेटल है। आयरन है, मेटल है। सबके साथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl, यानी एसिड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है।
एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तीनों केस में। तो जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट बना रहा है, जिंक क्लोराइड बना रहा है, क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। और साथ ही साथ H2 गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। इसी तरह से जो मैग्नीशियम है वो भी एक मेटल है, HCl के साथ रिएक्ट करके वो भी क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, यानी MgCl2 बना रहा है, और साथ ही साथ H2 गैस भी रिलीज हो रही है। ठीक इसी प्रकार से यदि आयरन होगा, वो भी एक मेटल है, वो भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा और आपका सॉल्ट बनाएगा। क्या बना लेगा बेटा, सॉल्ट बना लेगा, और साथ ही साथ H2 गैस रिलीज हो रही है। अब ये H2 गैस निकल रही है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि H2 गैस असल में निकलती है जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिंक के ग्रैन्युल्स यानी जिंक के छोटे छोटे पीसीज ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये दिखा रखा है यहाँ पे, जिंक के छोटे छोटे पीस ले लिए। उसके बाद हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H2SO4 इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हुआ क्या, ये रिएक्ट करेगा और यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस ऐसे निकल रही है। हमने फिर इसे हाइड्रोजन गैस के पाइप के थ्रू ले जाकर सोप के सॉल्यूशन में रखा ताकि यहाँ पे बबल्स बनते दिखें। अब इन बबल्स के ऊपर, जिनके अंदर सोप का बबल है, ये जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल्ड हो गई, तो अब यदि हम कैंडल यहाँ पे ले जाते हैं तो कैंडल बर्न होने के बाद हमें एक पॉप साउंड क्रिएट होती है। पॉप साउंड यानी पटाखे जैसी आवाज आती है एकदम फटफट, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बन गई है। ठीक है, इस तरीके से हम पहचानते हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ। यानी जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और वहां पर वाटर यानी पानी बना लेगा। ठीक है, जैसे क्या, मान लो NaOH है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl क्या होता है, एसिड होता है, और ये NaOH क्या होता है, एक बेस होता है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक रिएक्शन होगी। रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, NaCl बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, और साथ ही साथ वाटर बनेगा। ठीक बात है, इसे बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमें सॉल्ट मिल जाता है, बिकॉज एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को, यानी जो सॉल्यूशन है ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाएगा और आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। ठीक बात है, रिएक्शन के एग्जांपल में मैंने बता दिया HCl विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अगली है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करें। एसिड को दो तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी मजबूत एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करे आपके सॉल्यूशन के अंदर, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे an acid which is completely ionized in water and does produces a large amount of H positive ions is called strong acid। जैसे HCl हो गया, यदि HCl को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा H2SO4 भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हो गए बेटा। ठीक है, ये सब जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से। H पॉजिटिव आयंस इस तरीके से बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस कर देंगे सॉल्यूशन के अंदर, यानी वाटर के अंदर। क्लियर है, आगे दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा वीक एसिड हो सकता है, यानी ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज्ड ना हो, यानी कंप्लीटली ब्रेक ना हो अपने आयंस में पानी के अंदर, उसे वीक एसिड कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। उसके अलावा दूसरा हो सकता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये कार्बोनिक एसिड हो गया। तो ये एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं, यानी ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होती। यानी यहाँ से हर बार पूरे के पूरे जितने भी H2CO3 हैं सबसे H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा, कुछ ब्रेक ही नहीं होंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी पानी के अंदर ब्रेक नहीं होंगे अपने आयंस के अंदर। ठीक है, चलिए
अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो बेटा उसके बात करते हैं। तो क्यों, हमें पता है कि डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड यानी बहुत मजबूत और बढ़िया एसिड जो है उसका डाइल्यूशन क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट का निकलना। सो द हीट प्रोड्यूस्ड इज सो लार्ज दैट हीट इतनी ज्यादा निकलेगी कि सॉल्यूशन जो है वो बाहर आ सकता है बीकर से या ब्रेक हो सकता है ग्लास बीकर, इन विच डाइल्यूशन इज कैरिड आउट। जिसके अंदर डाइल्यूशन कर रहे हैं वो बीकर से एसिड बाहर निकलकर आपके हैंड्स पर गिर सकता है या आपके ऊपर गिर सकता है, या वो बीकर भी ब्रेक हो सकता है। इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। क्लियर है? तो हम इस हीटिंग को स्लो करने के लिए क्या करते हैं, हम hence to slow down the exothermic process, dilution of a concentrated acid is always done by adding acid into water। यानी हम एसिड को पानी में मिलाकर डाइल्यूट करेंगे, ना कि वाटर के अंदर एसिड मिलाकर। ठीक है, क्लियर है? जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम वाटर लेंगे, उसके अंदर एसिड मिलाएंगे। ये है सही मेथड, यानी एसिड यहां होगा और वाटर यहां होगा और हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बात है सही मेथड है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इसके अंदर हम एसिड ले लें और ऊपर से हम पानी मिला के उसे डाइल्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, जिससे वजह से हम बर्न हो सकते हैं, हमें तकलीफ हो सकती है, हम जल सकते हैं लैब के अंदर। तो ये प्रोसेस हम नहीं करते हैं। तो ये वाला प्रोसेस बिल्कुल सही प्रोसेस, यानी हम वाटर लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाकर एसिड को डाइल्यूट कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिस की। बेस क्या होते हैं, बेस की बात कर लेते हैं। तो बेस क्या होते हैं, बेस आर दो सब्सटेंसेस विच चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू आर कॉल्ड बेसिस। यानी फिर हमें पास मान लो एक बीकर है जिसके अंदर कुछ सॉल्यूशन है। यदि इस सॉल्यूशन के अंदर हम लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं, यानी रेड लिटमस पेपर को हम डिप करने लगे, इसको रेड लिटमस पेपर को, और ये रेड लिटमस पेपर जो है वो कैसा हो जाए, ब्लू कलर का हो जाए, यानी अपने कलर को चेंज करके कैसा हो जाए, ब्लू कलर का हो जाए। यदि ये ब्लू कलर का हो गया तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो क्या है, बेस है। क्या है बेटा, बेस है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे एसिड्स की हमने बात करी उसी तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बिटर टेस्ट, यानी जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल बेसिस सब्सटेंसेस हैव अ बिटर टेस्ट। ठीक, अगला लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर क्या होगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर बात? अगला मिथाइल ऑरेंज, जैसे हमने उसमें देखा था, तो मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर भी यूज करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। यदि कोई सॉल्यूशन बेसिक है तो वो सॉल्यूशन येलो कलर का हो जाएगा उसके अंदर, यदि हम मिथाइल ऑरेंज को ऐड करते हैं। उसी तरीके से फिनोफ्थलीन है, यदि हम इसको ऐड करते हैं तो बेस की वजह से जो कलर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक बात। आगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की बात करें तो जैसे एसिड्स के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंडक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी तरीके से बेस के अंदर भी हो जाता है। क्यों? बेस के अंदर OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ये OH निगेटिव या H पॉजिटिव आयंस उसे मीडियम प्रोवाइड करते हैं फ्लो के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल क्या होता है, जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो मेटल का सॉल्ट और H2 गैस बनाता है। जैसे हमारे पास हम ले लें जिंक ले लें और NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, ZnO2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो जाएगी और साथ में आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे ताकि बैलेंस हो जाए। ये कौन सा होता है, सोडियम जिंकेट इसे बोलते हैं। ठीक बात है, इसे हम सोडियम जिंकेट
कहते हैं। ये क्या है, एक सोल्ट है। ठीक है, क्लियर है। इसको कैसे पहचान सकते हैं, सिंपल हम एक्सपेरिमेंट करेंगे दोबारा। जिंक के ग्रेनुअल्स लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही बर्न होगा H2 गैस ऊपर जाएगी, H2 गैस जैसे ही ऊपर जाती है हम बर्निंग कैंडल लगाएंगे तो यहाँ पे हमें पॉप साउंड क्रिएट होगी, जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि H2 गैस इज प्रेजेंट या H2 गैस इज इवॉल्व। जब बेस और मेटल की रिएक्शन हुई है तो H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई है, हम बता सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। ठीक है बेटा, चलिए आगे अब हम बात करते हैं बेस की विद नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसी रिएक्शन होती है, जैसे ये आपके पास बेस है, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बात, ये क्या है, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। क्यों, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ बना हुआ कंपाउंड ऑक्साइड हो गया। तो क्या बन रहा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ क्या बन रहा है बेटा, H2O यानी वाटर बन रहा है। तो ये रिएक्शन होती है जब कोई बेस जो है नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है और साथ में वाटर जो है वो बनता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बेस को भी क्लासिफाई कर लेते हैं, जैसे हमने एसिड्स को क्लासिफाई करा उस तरीके से ही हम बेस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की बात करते हैं। तो बेस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, अ बेस which is completely ionized in water and thus produces large amount of OH negative ions in the solution। जैसे NaOH हो गया, NaOH क्या होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होगा तो लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी तरीके से KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं। जबकि जो वीक बेस क्या होते हैं, अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड, जो पार्शियली आयनाइज्ड यानी कुछ ही टूटेंगे यानी सारे के सारे ब्रेक नहीं होंगे, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और प्रोड्यूस करेंगे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन इन दी सॉल्यूशन, इज कॉल्ड अ वीक बेस। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी कह सकते हैं अ स्लाइटली वीक बेस है। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है, एसिड बेस की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो वी कैन डिस्टिंग्विश, हम सेपरेट कर सकते हैं यानी अलग अलग कर सकते हैं बिटवीन एसिड और बेस विदाउट टेस्टिंग, यानी उन्हें बिना टेस्ट करे, उन्हें खाना नहीं है एसिड और बेस को, लेकिन फिर भी हम उन्हें बता पाएंगे कि अच्छा ये सब्सटेंस एसिड है, ये बेस है, बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का उपयोग करके, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, एसिड बेस को इंडिकेटर को करने के लिए, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेस, द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस आर डन विद सम इंडिकेटर्स नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर, यानी एसिड और बेस को अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हम सब्सटेंस को यूज करते हैं उसे हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एसिड ले रहे हैं, उसके अंदर हम कौन सा लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर का यूज कर रहे हैं, तो एसिड होगा तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर के अंदर, चेंजेस टू रेड कलर। ठीक है, लेकिन यदि रेड लिटमस है तो वो चेंज किस में होगा, ब्लू कलर में, यदि उसे बेस के सॉल्यूशन में रखेंगे। ठीक है, और सॉल्ट के अंदर कैसा भी इंडिकेटर ले लो कोई कलर चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, चाहे ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले लो या रेड कलर का लिटमस पेपर ले लो। ठीक है बेटा, चलिए
सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर में लिटमस का सॉल्यूशन के बारे में। क्या है लिटमस सॉल्यूशन? तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई, एक पर्पल कलर की डाई है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी निकालते हैं। किससे निकालते हैं? एक प्लांट होता है, कौन? लिचेन। ये क्या दिखा रखा है? एक लिचेन प्लांट है, ठीक है। इसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी इसके थ्रू हम निकालते हैं। किसको निकालते हैं? लिटमस के सॉल्यूशन को निकालते हैं, जो कि पर्पल कलर की एक डाई होती है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, ये पर्पल कलर का होता है और यह ना ही एसिडिक होता ना ही बेसिक होता, यानी ये खुद कैसा होता है? ना ही एसिडिक होता ना ही बेसिक होता। तो इसे इंडिकेटर की तरह यूज करने के लिए हम इसे एसिडिक या एल्कलाइन या बेसिक बनाते हैं। एल्कलाइन का मतलब भी क्या होता है बेटा? बेसिक होता है, ठीक है। तो एल्कलाइन फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म जो लिटमस सॉल्यूशन की हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? ब्लू इन कलर हो जाएगी। जब और से हम क्या कहेंगे? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कहेंगे। जबकि जो एसिडिक फॉर्म होगी किसकी? लिटमस के सॉल्यूशन की, वो कैसी होगी? रेड इन कलर होगी, यानी लाल कलर की होगी। और से हम क्या कहेंगे? रेड लिटमस सॉल्यूशन कह देंगे। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो लिचेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये खुद पर्पल कलर का होता है, लेकिन इसको एसिडिक और बेसिक बनाया जाता है ताकि हम इसे इंडिकेटर की तरह यूज कर सकें, ठीक है। यदि ये एल्कलाइन फॉर्म में होगा तो ब्लू कलर का होगा, यदि एसिडिक फॉर्म में होगा तो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी सिंथेटिक मतलब जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे गए हैं, इस तरह के इंडिकेटर्स की बात करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, द केमिकल सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन एसिड और बेस, ऐसे सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज कर दें एसिड और बेस के अंदर। उसके अंदर दो मेनली हम पढ़ते हैं, एक फिनोफ्थलीन, दूसरा मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है बेटा? फिनोफ्थलीन है। ये एसिडिक में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है बेटा? पिंक हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, ये एसिडिक में रेड कलर का होता है और इन बेसिक में येलो कलर का हो जाता है, ठीक है बेटा। तो जो फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक में पिंक कलर का होगा, एसिडिक में ये वाला रेड होगा और बेसिक में येलो होगा। ये दो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे गए हैं उसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। पहला फिनोफ्थलीन, दूसरा मिथाइल ऑरेंज। चलिए आगे चलते हैं। अब इंडिकेटर की बात आती है ओलोफैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? दीज इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट ऑर्डर यानी स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, एसिडिक या बेसिक मीडियम में अलग अलग तरह की स्मेल देते हैं, उन्हें हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। कुछ तरह के दिखा रखे हैं यहाँ पे, जैसे अनियन ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप, ये एक तरह का इंडिकेटर है ओलोफैक्टरी इंडिकेटर। दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट, तीसरा क्लोव ऑयल। तो ये तीन तरह के इंडिकेटर हमें जनरली देखने हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं अनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप की। यदि इस इंडिकेटर का यूज करें तो इसकी एसिडिक के अंदर स्मेल में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में हम इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। यानी यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा, स्मेल जो कि तो रहेगी यदि आप एसिड में डाल दोगे इसको, लेकिन उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हमें स्मेल डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कैसी आ रही है, ठीक है। लेकिन वनीला एक्सट्रैक्ट है या क्लोव ऑयल है, इसका भी सेम ही है कि नो चेंज इन एसिडिक मीडियम बट कांट बी प्रिडिक्टेड इन बेसिक, यानी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हम बता सकते हैं कि इनकी जैसी स्मेल होगी वैसी ही रहेगी, स्मेल में कोई बदलाव या चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है हमारे पास पीएच की। पीएच क्या है? pH is used to measure
द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कोई भी यदि आपके पास सब्सटेंस दिया है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, कितना ज़्यादा बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, कैसा होगा उसका नेचर कि एसिडिक है बेसिक है, एसिडिक है और बेसिक है तो कितना एसिडिक बेसिक है, तो उसके बारे में हमें कौन बताता है, पीएच बताता है। जैसे ये आपको दिखा रखा है पीएच कर्व है एक तरीके से, या पीएच ग्राफ बोल सकते हैं। बीच में सबसे पहले आता है न्यूट्रल, यहाँ पर आता है एसिडिक कंडीशन और यहाँ पर एल्कलाइन, यानी यदि पीएच 7 से कम है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एसिडिक होगा वो। यदि पीएच 7 से ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। यदि 7 से कम है तो एसिडिक, यदि 7 से ज्यादा है तो एल्कलाइन या बेसिक। लेकिन यदि पीएच आपकी 7 हो गई तो हम क्या कहेंगे, वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है। एल्कलाइन का दूसरा नाम भी होता है बेस, ठीक है। चलो तो सबसे पहली बात करते हैं, जो बैटरी होती है वो होती है काफी ज्यादा एसिड, यानी उसकी पीएच 0 के अराउंड होती है। फिर दूसरा स्टोमक एसिड है, उसकी पीएच 1 के अराउंड होती है। लेमन में जो एसिड होता है यानी सिट्रिक एसिड, उसकी पीएच 2 होती है। सोडा यानी कार्बोनिक एसिड H2CO3, उसकी पीएच 3 के अराउंड होती है। फिर टमाटो होता है, उसकी पीएच 4 के अराउंड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉफी होती है, उसकी पीएच 5। फिर मिल्क जो है आपकी पीएच 6 का होता है। वाटर जो है आप पीते हैं वो लगभग न्यूट्रल होता है, यानी 7 पीएच का होता है। फिर ब्लड है वो हल्का बेसिक होता है, यानी 8 के अराउंड होती है पीएच। फिर एग है, उसकी पीएच भी 9 के अराउंड होती है। फिर टैबलेट्स हैं जो वो लगभग 10 पीएच के अराउंड होती हैं। अमोनिया का सोल्यूशन यानी NH3 का सोल्यूशन 11 पीएच के अराउंड होता है। सोप जो है 12 पीएच के अराउंड होते हैं। ब्लीच 13 के अराउंड होता है। और ड्रेन क्लीनर यानी जो सिंक में आप यूज करते हो ना जनरली क्लीन करने के लिए सोप सोल्यूशन, वो अराउंड 14 पीएच सोल्यूशन 14 पीएच का होता है, ठीक है बेटा। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि यदि कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो पीएच 7 हो जाएगी, यदि कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगी, यदि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच 7 से कम हो जाएगी। यानी यदि आपको कोई कहे कि पीएच आपकी 5 है, यानी कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच 5 है, तो आप क्या कहोगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। यदि आपको कोई कहे कि पीएच 12 है किसी सॉल्यूशन की, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो बेटा यदि आपको कोई कहे कि पीएच आपकी 13 है तो कैसा होगा, बेसिक होगा। यदि कोई कहे पीएच 6 है तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पीएच के बेसिस पे कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। उसी तरह से यदि आपको कोई कहे कि पीएच आपकी 3 है और एक पीएच 5 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी पीएच जितनी कम वो उतना ज़्यादा एसिडिक, यानी 30 वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा पीएच 5 वाले सॉल्यूशन से। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। भाई हमने पढ़ तो लिया पीएच क्या है, कैसे होता है, एसिडिक की क्या होती है, बेसिक की क्या होती है। अब हम ये भी तो जान लें कि उसका एवरीडे में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या यूज है पीएच का। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। क्या आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच में हमारी जो बॉडी है उतनी पीएच में वर्क करती है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी इसी नैरो रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, कैन आल्सो सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। यानी कुछ बहुत कम मात्रा में पीएच चेंज हो तभी लोग सर्वाइव कर सकते हैं, एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यदि जो पीएच होती है किसी एसिड रेन की, यानी किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वो एसिड रेन है, उसकी जो पीएच यदि 5.6 से कम हो, यानी पीएच जो है 5.6 से कम हो जाए, तो हम इसे क्या कह देते हैं, इस तरह की रेन को एसिडिक रेन यानी एसिड रेन बोल देते हैं। तो यदि एसिड रेन हो जाएगी तो वो पानी कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा। अब रिवर्स में पानी जाएगा तो वहाँ का जो वाटर है रिवर का वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक वाटर उसके अंदर ऐड हो रहा है तो एसिडिक हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगी पीएच ऑफ रिवर वाटर। इसकी मदद से जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो पानी में मछलियाँ रह रही हैं, बाकी जो एनिमल्स रह रहे हैं, उनको भी डिफिकल्ट हो जाएगी उसके अंदर सर्वाइव करने में। तो इसलिए पीएच जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा। चलो अगला इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या पीएच का रोल है उसकी बात कर लेते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारा जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, यानी HCl को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो बहुत अच्छा एसिड है आपस में खुद में। दिस एसिड इज हेल्प अस इन डाइजेशन ऑफ फूड, और ये एसिड हमारा मदद करता है किसमें, फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी फूड को पचाने में, विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, बिना स्टोमक को हार्म करे। यानी ऐसा थोड़ा है कि हमारे पेट का एसिड हमारे ही पेट को जला दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, उसको हार्म करे बिना ये जो है डाइजेशन करता है फूड का। पर ड्यूरिंग इंडाइजेशन, मतलब कभी कभी होता है ना कि खाना आपने खाया वो आपको एक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा कब होता है, जब आपका स्टोमक जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये एसिड प्रोड्यूस करने लगे, यानी HCl तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगे। इसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है, किसके अंदर, पेट के अंदर पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, खाना खाने में दिक्कत आने लगती है, ठीक है बेटा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, यानी इस समस्या को सोल्व करने के लिए, जो एक्सेस एसिड है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा लोग जो है एंटासिड्स लेते हैं, यानी एक तरह की शीशी आती है ना जो अलग अलग सॉल्यूशन की आती है, पिंक कलर की आती है, जिसको आप लेते हैं एंटासिड्स की तरह, फिर आपका जो एसिडिटी है वो गायब हो जाती है। क्यों लेते हैं, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो अधिक मात्रा में एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH का होल ट्वाइस। इसे क्या और बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये एक माइल्ड बेस है जो अक्सर लिया जाता है फॉर दिस पर्पस, यानी इंडाइजेशन के अंदर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस एंटासिड जैसी दवाई लेते हैं, ताकि जो एक्सेस अमाउंट में एसिड बन रहा है जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, वो कम हो सके, ताकि आपको आराम मिल सके, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे लिए एसिड और बेस दोनों का ही इंपॉर्टेंस है। एसिड होना जरूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगे तब भी हमें तकलीफ होने लगी, इसी वजह से हम जो है pH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए। चलिए अगली बात करते हैं कि pH की वजह से टूथ डिके कैसे हो जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है जब pH ऑफ द एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, यानी pH जब जो है 5.5 से कम हो जाए आपके माउथ के अंदर, तो वहां पर टूथ डिके होने लगेगा, यानी आपके दांत जो है खुद ब खुद खराब होने लगेंगे। क्यों होने लगेगा, क्योंकि जो ये एसिड होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आपके एनिमल पे अटैक करने लगता है, यानी जो व्हाइट कलर की एक लेयर होती है ना टीथ में, उसे एनिमल बोलते हैं, तो उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसको खराब करने लगता है, यानी कोरोड करने लगता है। हालांकि जो टूथ इनेमल है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस का बना है, किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, यानी इससे बना है, CA3PO4 का होल ट्वाइस से बना है, जो कि खुद में एक बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन फिर भी ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको टूथ एनिमल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, यानी कोरोड करने लगता है, जिसकी वजह से हमें टूथ दिखे देखने को मिलता है। बट इट स्टार्ट कोरोड व्हेन द pH इन द माउथ इज लोअर देन 5.5, जब pH 5.5 से कम हो जाएगी तो कोरोजन, दांतों खराब होना स्टार्ट ज़्यादा अच्छे से होने लगेगा, ठीक है बेटा। तो इससे बचने के लिए यानी प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे अच्छा तरीका है टूथ डिके से बचने का कि अपने माउथ को अच्छे से धोएं आफ्टर ईटिंग फूड, यानी वाटर से अच्छे से धो लें अपने माउथ को। और आप बहुत सारे टूथपेस्ट भी यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है बेस, ताकि जो एसिड आपके माउथ में यदि एक्सेस में बन रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज कर देगा तो आपका टूथ डिके नहीं होगा, टूथ डिके नहीं होगा तो आपके दांत खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर बेस मिलाया जाता है टू न्यूट्रलाइज दी एसिड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, ठीक है। ये सेल्फ डिफेंस की तरह भी यूज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स एसिड का, ठीक है। आपने कभी सुना है कि आपको मक्खी ने काट लिया या यदि मधुमक्खी ने काट लिया तो क्या होता है, मधुमक्खी जब काट लेते हैं तो जलन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो एसिड रिलीज कर दिया आपकी बॉडी में। देखिए, बी स्ट्रिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, यानी बी का जो स्ट्रिंग होता है यानी बी का जो डंग होता है वो आपकी जब बॉडी के अंदर जाएगा, मतलब कहीं पे भी काट रहा है, मान लीजिए उंगली पे काट लिया तो वहां पर एक एसिड रिलीज करता है उसका जो डंग है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेन होने लगता है आपको उस एरिया में, इरिटेशन होने लगती है, ठीक है बेटा। तो
यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन दी स्ट्रिंग एरिया गिव्स रिलीफ। यानी यदि आप पर किसी ने मधुमक्खी ने काट लिया या बिरड़ ने आपको काट लिया तो उसके ऊपर हम माइल्ड बेस का यूज कर सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, यानी एक तरह की नेटल लीव्स होती हैं, वो भी इस तरह का नेचर शो करती हैं, यानी वो भी एसिड रिलीज करती हैं। कौन सा एसिड रिलीज करती है? मिथेनोइक एसिड रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है। कौन सी चीज? नेटल लीव्स, यानी एक तरह का प्लांट होता है ये जो एसिड को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपको पेन और इरिटेशन हो सकती है। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा अभी तक हमने जो है एसिड के बारे में पढ़ लिया है, सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया है, हमने इंडिकेटर देख लिया, इंडिकेटर क्या होते हैं, हमने पीएच की बात कर ली थी है, और साथ ही साथ ये भी देख लिया है कि पीएच हमारी लाइफ में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास सॉल्ट आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी इतना कॉमन है कि सबके घरों में मिलता है, इसलिए इसे कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, केमिकल फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नेम हो जाता है। और कॉमन सॉल्ट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी के घरों में पाया जाता है। भाई नमक तो सभी यूज करते हैं ना, इस वजह से इसे कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फूड मटेरियल में यूज करा जाता है। भाई बिना नमक के खाना स्वादिष्ट थोड़े बनता है। इट इज यूज एज एन इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल। ठीक है, अगला द टेबल सॉल्ट वी यूज, जो टेबल सॉल्ट हम घरों में यूज करते हैं फूड मटेरियल की तरह, वो प्योर NaCl नहीं होता, यानी प्योर NaCl नहीं होता, बट इट ऑल्सो कंटेन्स सम स्मॉल अमाउंट ऑफ Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, यानी Ki का स्मॉल अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दस टेबल सॉल्ट सॉलिड सोल्ड इन मार्केट इज लेबल्ड एज आयोनाइज्ड सॉल्ट या आयोडाइज्ड सॉल्ट। यानी आपने देखा होगा ना, जब आप नमक ला रहे हो बाजार से तो उसके ऊपर लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उसके अंदर Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड मिला होता है। क्यों मिला होता है? क्योंकि जो आयोडाइड की प्रेजेंस है वो एसेंशियल है, जरूरी है, ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके वो थायराइड डिसऑर्डर से, डिसऑर्डर ऑफ द थ्रोट की एक बीमारी होती है, उससे हमें बचाने के लिए उसके अंदर आयोडाइड इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो बाजार में से आप नमक लाते हैं उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिक्स हुआ हुआ आता है। ठीक है, द कॉमन सॉल्ट अकर्स नेचुरली इन सी वाटर, यानी जो कॉमन सॉल्ट है वो समुद्र के पानी में पाया जाता है। जब भी तो समुद्र का पानी आप यदि पिएंगे तो आपको कैसा लगेगा? खारा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट ऐड है। इनलैंड लेक्स और रॉक सॉल्ट की तरह भी पाया जाता है। इसे रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसे? NaCl को, क्योंकि जो इसके सॉल्ट मिलता है ना वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में मिलता है, इसलिए इसे रॉक सॉल्ट भी हम कहते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हुई सब बात NaCl की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसके बारे में बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अब हम बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जिसे हम कॉमनली कह देते हैं कास्टिक सोडा। क्या कह देते हैं बेटा? कास्टिक सोडा भी कह देते हैं। किसको? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को। क्लियर है बात? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, कि बनता कैसे है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको बनाने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का उसको बोलते हैं हम ब्राइन। मतलब ब्राइन क्या है? सॉल्यूशन है। किसका? NaCl का, यानी नमक का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। और इसी का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा अपने को मिल जाएगा। तो कैसे करवाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं उसे हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दिखा रखे, ये हो गया रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? NaCl होगा एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब इसे पानी में डिसॉल्व करा, इलेक्ट्रोलाइसिस करा। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आयंस में ब्रेक करना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पे?
NaOH बनता है और साथ ही साथ Cl2 और H2 गैस भी फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है पिक्चर के थ्रू होता क्या है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, मतलब एक कंटेनर लेते हैं बहुत बड़ा, उसके अंदर हम NaCl ले रहे हैं। क्या NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। अब उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप होंगी, एक एनोड और दूसरी कैथोड। ये क्या हो गई, एनोड हो गई, ये क्या हो गई बेटा, कैथोड हो गई। तो दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप हैं। अब हम जैसे ही करंट पास करेंगे, करंट पास करने पे क्या होगा, NaCl है अपने आयंस में ब्रेक होगा, क्योंकि वाटर के अंदर डिसोल्व हुआ है तो अपने आयंस में ब्रेक हो गया, यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो गया। अब ये जो आयंस हैं वो मूव करने लगेंगे। अब मूव करने लगेंगे तो देखेंगे ये कि जो ये दो इलेक्ट्रोड हैं ये चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि Na पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज अपॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो Cl नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ, और Na पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो होगा क्या, दोनों पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जाकर अलग अलग गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर वाटर भी है, वो भी H पॉजिटिव और H नेगेटिव में ब्रेक हो रखा है, तो वो भी ऐसे ही H पॉजिटिव जाएगा इधर की तरफ। और फाइनली हमें Na पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव आयन कंबाइन होगा और NaOH मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एनोड की तरफ क्लोरीन गैस मिलेगी हमें और कैथोड की तरफ H2 गैस मिलेगी, जैसा कि यहाँ पे दिखा भी रखा है। इसका नाम जो होता है इस प्रोसेस का क्लोर एल्कली प्रोसेस इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ है किसका, क्लोर यानी क्लोरीन का और एल्कली यानी NaOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस वजह से इस प्रोसेस का नाम हो जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो होता क्या है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे कि मैंने बताया Cl2 गैस प्रोड्यूस होती है। किस तरह प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ, और H2 गैस प्रोड्यूस होती है किस तरफ प्रोड्यूस होती है, कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और साथ ही साथ NaOH का सॉल्यूशन भी प्रोड्यूस होता है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, यानी इधर की तरफ NaOH का सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा और उससे हम निकाल लेंगे फिर। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके यूज की बात कर लेते हैं कि भाई बन तो रहा है, Cl2 बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है और साथ में NaOH बन रहा है, तो इनका अब यूज क्या है, इनके यूज की बात देख लेते हैं। सबसे पहला यूज की बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है, फॉर मेकिंग सोप्स यानी साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, जिससे कपड़े धुलते हैं उसमें यूज करा जाता है कास्टिक सोडा यानी NaOH को। फॉर मेकिंग पेपर, पेपर बनाने में, या आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स के अंदर भी यूज करा जाता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का। क्लियर है। अगला क्लोरीन में, क्लोरीन का क्या यूज है, यानी Cl2 गैस का क्या यूज है, ये एज अ डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड की तरह यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर इन स्विमिंग पूल्स, यानी स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है उसको स्टरलाइज करने में, यानी वो साफ सुथरा रहे, उसके अंदर जम्स ना हो, उसके अंदर एल्गी ना बने, तो इसलिए पानी को साफ रखने के लिए हम यूज करते हैं किसका, क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, जो पीने का पानी होता है उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, उसको स्टरलाइज करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए एक तरीके से, कि ताकि उसमें जम्स ना हो। ठीक है, चलिए दूसरा, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का यूज करते हैं, जो जनरली रेफ्रिजरेंट्स में यूज करा जाता है। यानी रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती है, कौन सी गैस होती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, तो उसका भी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं Cl2 की मदद से। अगला, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स यानी पेस्टिसाइड्स बनाने में, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, यानी कहीं खेती हो रही है तो वहां पर जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें मारने में भी यूज करा जाता है किसका, क्लोरीन गैस का। ठीक है बात बच्चों। आगे अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का क्या यूज है। हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं टू मेकिंग अमोनिया। अमोनिया एक तरह की गैस है, उसको बनाने के लिए, जिसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, उसकी मदद, उसका बना सकते हैं कैसे, हाइड्रोजन गैस की मदद से। दूसरा, मेटलर्जी में यूज कर सकते हैं हम हाइड्रोजन का टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, यानी मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने में भी हम यूज कर सकते हैं किसका, H2 गैस का। तीसरा यूज क्या है कि इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म सॉलिड फैट्स, यानी वेजिटेबल ऑयल्स को
भी हम सैचुरेट कर सकते हैं। किसकी मदद से? H2 गैस की मदद से। यानी वेजिटेबल ऑयल मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को सैचुरेट कर सकते हैं H2 की मदद से, ताकि वो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बन जाए। ठीक बेटा, इस तरीके से ये हो गया वेजिटेबल ऑयल मान लो। ठीक है, ये इसका यूज हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सॉल्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसकी बात करेंगे बेटा? हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करेंगे, यानी ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। CaCl2 इसका फॉर्मूला होता है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। यानी आसान भाषा में या सिंपल भाषा में कहे तो हम इसे ब्लीचिंग पाउडर कह देते हैं बेटा। ठीक है, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। यानी NaOH बनाते वक्त जो क्लोरीन गैस निकली थी उसको हम ड्राई स्लेट लाइम पर डालेंगे और हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये जो रिएक्शन लिखी है NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, NaOH बन रहा है प्लस Cl2 H2 गैस निकल रही है, ये तो पहले वाली रिएक्शन है जो क्लोरोएल्कली प्रोसेस वाली रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ से जो Cl2 प्रोड्यूस हुई उसका हमने यूज करा, उसकी रिएक्शन करा दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या बना दिया? CaOCl2 बना दिया, यानी ब्लीचिंग पाउडर बना दिया। साथ ही साथ वाटर भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको? ब्लीचिंग पाउडर को। अब इसके यूज की बात कर लेते हैं। क्या यूज होता है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। सबसे पहला यूज क्या है? ब्लीचिंग कॉटन और लिनेन को यूज करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। दूसरा, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं ताकि ब्लीचिंग कर सकें वुड पल्प की। ठीक बात। अगला, इन लॉन्ड्री में यूज कर सकते हैं ताकि ब्लीच कर सके वॉश्ड क्लॉथ को, यानी क्लॉथ जो है वो उनको साफ करने के लिए, ये कलर चेंज करते हैं ना, एक को मतलब मान लो किसी को हमने कपड़े को पीला करना है, लाल करना है, तो उसके लिए भी ब्लीचिंग का यूज करते हैं, तो लॉन्ड्री में यूज कर सकते हैं। अगला, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जम्स से डिस्टिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं हम किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर है बेटा? चलिए आगे हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, इसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे बेकिंग सोडा को? तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम रिएक्ट कराते हैं कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ब्राइन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? अमोनिया यानी NH3 के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ रिएक्ट करा देंगे और हमें बेकिंग सोडा मिल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोल्वे प्रोसेस कहते हैं। जैसे NaCl है यहाँ पे, ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? वाटर के साथ, और साथ में अमोनिया, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना सब आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है, यानी NH4Cl बनता है। ठीक बात। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोल्वे प्रोसेस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यदि हम हीट करने लगे बेकिंग सोडा को तो क्या हो जाएगा? तो एक्शन ऑफ हीट की बात करते हैं। व्हेन सॉलिड बेकिंग सोडा और सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन या सॉलिड बेकिंग सोडा को जब आप क्या करोगे? हीट करोगे, इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2। यानी बेकिंग सोडा है, हीट कर रहे हो, हीट करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 बन जाएगा, और साथ में H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक नोट करने वाली बात इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे अब बेकिंग सोडा से। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा से हम क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड को ऐड कर देते हैं किसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे। किसे न्यूट्रलाइज कर दे, जो Na2CO3 फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग हीटिंग। यानी हीट करोगे आप बेकिंग सोडा को तो वहां पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा जो कि क्या है, बेसिक है। तो यदि वो बेसिक है और हमें पता है बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, तो कड़वे ना हो इस एसिड इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टार्टरिक एसिड यानी सिट्रिक एसिड थोड़ा एसिड ऐड कर देते हैं ताकि इस बेस को न्यूट्रलाइज कर ले। अदरवाइज जो बेकिंग पाउडर है वो जनरली किस में यूज करा जाता है, केक बनाने में, नान बनाने में। तो यदि ऐसा हो जाएगा तो भाई वो कड़वे लगने लगेंगे, खाने में स्वाद ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं ताकि बेकिंग सोडा जो बेसिक नेचर का है वो न्यूट्रलाइज हो सके और हमें कड़वा टेस्ट ना आए। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज की बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है, यानी NaHCO3 का क्या यूज है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या यूज है। तो सबसे पहला एज एन एंटी एसिड यूज कर सकते हैं मेडिसिन में। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड टू रिमूव एक्सेस एसिडिटी ऑफ स्टोमक बिकॉज ऑफ इट्स अल्कलाइन और बेसिक नेचर एंड रिलीव्स इंडाइजेशन। यानी इंडाइजेशन में रिलीव के लिए भी हम यूज कर सकते हैं किसको, बेकिंग सोडा को। जैसे बेकिंग सोडा होता है व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है बेटा, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करा जाता है, यानी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करा जाता है। किस तरीके से, ये देखो क्या हो गया, ये बेकिंग सोडा हो गया, ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा, H2O बनाएगा, साथ में CO2 गैस रिलीज करेगी जिसकी मदद से हम आग को बुझा सकते हैं। तो डायरेक्ट दी नोजल टुवार्ड दी बर्निंग कैंडल, यानी कोई कैंडल जल रही है तो इसकी जो नोजल है वो आप उसकी तरफ को करेंगे तो वहां से CO2 गैस निकलेगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। और यदि ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है तो आग बुझ जाती है बेटा। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई बर्निंग हो रही है वो क्यों हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। कोई भी चीज जल रही है तो ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है इसलिए जल रही है, यदि ऑक्सीजन वहां पर मौजूद नहीं होगी तो बर्निंग होगी नहीं। क्लियर सी बात है। ठीक है बेटा, इट इज इमीडिएटली एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज CO2 gas being heavier than air surrounded the fire and thus cut off supply of air। तो एयर की सप्लाई को कट कर देता है, उसको चारों तरफ से घेर के, कौन, CO2। तो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा जिस जगह आग लग रही है उसका। यदि ऐसा हो गया तो आग नहीं लगेगी, यानी आग बुझ जाएगी। क्लियर है बेटा, चलो अगला सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। ठीक है बेटा, अगला सॉल्ट है वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम बनाते हैं हीट कर कर, यानी NaHCO3 को हीट करेंगे, क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा जो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट में हमने 10H2 ऐड कर दिया, यानी वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो क्या बन गया, Na2CO3.10H2। इसे क्या बोलते हैं हम, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इस तरीके से हम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके यूज की बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम इस वॉशिंग सोडा का। तो सबसे पहला यूज है कि फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की होती है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसका, वॉशिंग सोडा का। अगला, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं, पेपर बनाने में यूज कर सकते हैं, बोरेक्स बनाने में या कास्टिक सोडा बनाने में भी यूज कर सकते हैं। एज क्लीनाइजिंग एजेंट, यानी साफ करने के लिए भी यूज करा जा सकता है, घरों में चीजें साफ करने के लिए। और साथ में लेबोरेटरी में एक रिएजेंट की तरह भी इसको यूज करा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये इसके यूज हो गए, किसके, वॉशिंग सोडा के यूज की बात कर ली।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपसे बार बार पूछते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे किसी भी फॉर्मूला यूनिट में, कोई भी सॉल्ट है, यानी कोई भी आपको सॉल्ट देगा उसके फॉर्मूले के अंदर ही कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या क्या होंगे? सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के दो तरीके से क्लासिफाई कर जा सकते हैं। पहला एनहाइड्रस सॉल्ट विच कंटेन्स नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ठीक है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये इस तरह के सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। लेकिन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं कुछ, जैसे these salts which contain a fixed number of water of molecules of crystallization, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया यानी CuSO4.5H2, ये क्या है? एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये .5H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को दिखाते हैं। ठीक है बेटा, अगला है वॉशिंग सोडा यानी .10H2O Na2CO3.10H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर। जिप्सम 2.2H2O, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी हाफ H2O, ये भी क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यानी डॉट में कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को .H2O मॉलिक्यूल से दिखाया जाता है। जितने यहाँ पे लिखा है, जैसे .5H2O लिखा है तो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, .10H2O लिखा है तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यदि हाफ H2O लिखा है तो इसका मतलब हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यदि 2H2O लिखा है तो 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पेरिस का प्लास्टर। तो केमिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, साथ में हेमीहाइड्रेट मतलब .12H2, ये क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। ठीक है बेटा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम विच मेनली फाउंड इन पेरिस। ये जो है हमें जिप्सम से मिलता है और जिप्सम जो है मेनली पेरिस के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं? जब पेरिस में मिलता है, जिप्सम से मिलता है, तो जिप्सम को उठाया जिप्सम को क्या करा? हीट करा। कितने डिग्री पे? 273 केल्विन पर, यानी लगभग 100 डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा जिप्सम को, तो क्या होगा? CaSO4.12H2 यानी POP मिल जाएगी और साथ में वाटर जो है 3/2 रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हीट कर रहे हो तो पानी उड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बेटा। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी? सबसे पहला, कलर वाइट होता है। स्टेट वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर CaSO4 POP है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। क्या बना लेता है बेटा? जिप्सम बना लेता है। यानी व्हेन POP इज मिक्स्ड विद वाटर लेफ्ट फॉर हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे से 1 घंटा छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये हार्ड मास बन जाएगा। क्यों? रिहाइड्रेशन हो जाएगा POP का टू जिप्सम, यानी पानी को दोबारे ले लेगा और जिप्सम यानी एक हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? अगली बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का क्या इफेक्ट है? When POP is heated at 473 Kelvin, it forms an anhydrous calcium sulfate, which is known as dead burnt plaster. It has no setting property as it take up water very slowly. यानी ये हो गया POP, उसके बाद यदि इसे हीट कर दिया तो CaSO4 बन गया। क्या हो गया? ये डेड बर्न प्लास्टर हो गया और ये पानी बहुत धीरे धीरे लेता है, तो ये सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, जनरली जो POP का पैकेट आता है वो इस तरीके से आता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए आगे हम इसके यूज की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम POP का उपयोग कर सकते हैं। तो POP का उपयोग हम कर सकते हैं फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, यानी किसी की हड्डी टूट जाए तो हम POP की मदद से
प्लास्टर लगा सकते हैं। आपने देखा होगा ना व्हाइट कलर का प्लास्टर करते हैं डॉक्टर, तो वो क्या सब्सटेंस से करते हैं, वो पीओपी से ही करते हैं, ठीक है, ताकि राइट पोजीशन में एडजस्ट कर सकें और मीन मेकिंग कास्ट इन डेंसिटी, ठीक है। इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चौक, ब्लैक बोर्ड पर चौक बनाते भी किससे बना सकते हैं, पीओपी से बना सकते हैं। फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस एंड ऑर्नामेंट डिजाइन ऑन द वॉल एंड सीलिंग, यानी छतों पे स्मूथ सरफेस बनाना वो भी पीओपी की मदद से करा जाता है। एक शाइनी सरफेस आती है, स्मूथ सरफेस आती है, उसको भी हम पीओपी से बना सकते हैं। अगला लेबोरेटरी में यूज करा जा सकता है फॉर सीलिंग एयर गैप्स, यानी कहीं पर छोटा सा गैप है वहां पर पानी में घोलो और वहां पर लगा दो, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आधे एक घंटे में फिक्स हो जाएगा, यानी ठोस हो जाएगा, तो वहां से एयर गैप यानी कोई भी छेद है छोटा मोटा उसको कवर हम कर सकते हैं इन एपरेटस सो दैट मेक इट एयर टाइट, ताकि एयर उसके अंदर ना जाए, इसलिए हम उसे यूज कर सकते हैं पीओपी को। फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल, यानी डेकोरेटिव मटेरियल आप देखते हो कि छोटी छोटी मूर्ति भी आती हैं, वो भी किससे बनी होती हैं, पीओपी से बनी होती हैं, तो डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज करा जा सकता है। क्लियर है बेटा? चलिए अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, नेम अ सब्सटेंस, एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, जिसे हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो सब्सटेंस क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको आप किसके साथ ट्रीट करो, क्लोरीन के साथ ट्रीट करो। यदि क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा यहां पर, CaOCl2, यानी क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, इसका और दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है बेटा, ये नाम याद रखना है। तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो वो सब्सटेंस सोडियम, वो कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड है, सॉरी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन, इन एडिशन टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर कंटेन्स अ सब्सटेंस X। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के अलावा बेकिंग पाउडर के अंदर एक सब्सटेंस और होता है, तो क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, NaHCO3 होता है, जिसे प्यार से हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। और साथ में क्या होता है, टार्टरिक एसिड, जो कि क्या है, X है। क्या है बेटा, X, यानी X यहां पर क्या होगा, टार्टरिक एसिड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लू क्रिस्टल ऑफ CuSO4 आर हीटेड। CuSO4 के ब्लू क्रिस्टल क्या होते हैं, .5H2। हीट करोगे तो क्या होगा, ये पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा तो CuSO4 बन जाएगा प्लस 5H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। यदि ऐसा नहीं करोगे तो भैया वो मॉइस्चर ले लेगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा, जो कि हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा, फिर उसे पीओपी को कैसे लगाओगे, तो क्या रिएक्शन होगी, CaSO4.12H2, यानी पीओपी जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CaSO4.2H2 बना लेगा, यानी जिप्सम बना लेगा। सो टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम वी कीप पीओपी stored under moisture proof container। ठीक है बेटा, चलिए तो थैंक यू वेरी मच बेटा। तो यहां पर जो है आपका एसिड एंड बेस और सॉल्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको जो है एकदम चैप्टर अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।